अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ड्रेस सिंड्रोम, है ना। अलग अलग बीमारियां हैं ड्रेस सिंड्रोम। ड्रेस सिंड्रोम जो है आपको बताऊं तो ये कुछ बताता हूं आपको, कुछ पेन किलर्स हैं जिसका नाम देखो लिखा हुआ है मेफेनेमिक एसिड। इसकी वजह से होने वाला एक प्रॉब्लम है और जो रिपोर्ट हुआ है इंडियन फार्माकोपिनिया कमीशन ने, बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिनिया कमीशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ये सारा रख रखाव करता है, देखभाल करता है। किसी भी तरह की कोई दवाएं अगर हम ले रहे हैं तो किस तरीके से उसका एक्सपोजर वगैरह हमारे शरीर के अंदर जाता है। इसने ये रिपोर्ट दिया है कि डॉक्टर्स को अलर्ट भी किया है, पेशेंट को भी, कि देखो भाई ऐसा है कि अगर आप मेफेनेमिक एसिड का प्रयोग करते हैं जो पेन किलर के रूप में होता है, ठीक है, ये एक बीमारी कॉज करता है, एक सिंड्रोम बोलिए। सिंड्रोम एक्चुअल में एनसीईआरटी किताब में लिखा गया मल्टीपल नंबर ऑफ डिजीज, लेकिन सिंड्रोम अगर वास्तविक रूप में बोलें तो एक एब्नॉर्मलिटी भी है। जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस वगैरह हो जाते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो या मेरी एनसीईआरटी के आगे की यूट्यूब्स के जो वीडियोस होंगे उस पर आप सुनना जरूर, क्योंकि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इस तरह के बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं। क्रोमोसोम्स में कुछ कमियां हो जाती हैं उनकी संख्या में, या उनके कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी में सिंड्रोम को डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिजीज के फॉर्म में एनसीईआरटी की बुक में लिखी गई है। फिलहाल हमें उससे क्या लेना देना है। ड्रेस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ड्रग रिएक्शन विथ इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स सिंड्रोम, जैसे हम ड्रेस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और ये इस पेन किलर की वजह से होता है। ड्रेस सिंड्रोम को ही हम लोग DIHS के नाम से भी जानते हैं, ड्रग इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह की ड्रग एलर्जी होती है, जो दवाइयाँ आपके शरीर में जाने के बाद आपको एक तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, और ये एक्चुअल में इस पेन किलर की वजह से आइडेंटिफाई किया गया। ओके, यहाँ पर होता क्या है, जो वाइट तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह के मेडिटेशंस आपको लेने होते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस, जो कि बॉडी में किस तरीके से इसका इफेक्ट जाएगा इसका पता है नहीं। ये जो सिंड्रोम है जिसके बारे में हम बात करें, ड्रेस सिंड्रोम के बारे में, ये एक्चुअल में एक तरह से कैरेक्टराइज बाय द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारे तरह की बीमारियों के लिए जिसका उपयोग किया जाए, ठीक है। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होते हैं, तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैरेक्टराइज को लेकर होता है, और जनरली ये जो इमर्ज होता है ये सिम्टम्स करीब करीब 2 से 8 वीक के अंदर इस तरह की दवाइयों को लेने के बाद उसका प्रभाव शरीर के अंदर दिखता है। ओके, सिम्टम्स ऑफ ड्रेस सिंड्रोम्स में होता क्या है। अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो सबसे पहले ये देखो, इसमें आपकी बॉडी पर रैशेस आना, चत्ते वत्ते बढ़ जाना, फीवर होना, इओसिनोफिल वगैरह का एलिवेट होना, बॉडी के अंदर स्वेलिंग टाइप की चीज़ें, स्किन में इसका प्रभाव पड़ता है। पेशेंट्स जिनमें एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्गन्स वगैरह के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, खासतौर से आपका लीवर, लंग्स और किडनी काफ़ी प्रभावित होता है। इसमें शरीर के अंदर के डिफरेंट जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन है, इनको काफ़ी प्रभाव डालता है ये इस तरह का सिंड्रोम। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकेशंस हैं, खासतौर से मेडिकेशंस हैं, और 2 खासतौर से दवाइयां हैं जो ज़्यादा यूज़ में लाई जाती हैं। एक तो कार्टोस्टेरॉइड्स हैं जिनको दिया जाता है जनरली इन्फ्लेमेशंस वगैरह, जो स्वेलिंग होती है ऑर्गन्स वगैरह में, उसको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा है साइक्लोस्पोरिन। ओके, साइक्लोस्पोरिन जो हमारे शरीर का इम्यूनोसप्रेशन जो वगैरह को मतलब कुछ केसेस जो होते हैं इम्यूनोसप्रेशन वगैरह की, इम्यूनिटी वगैरह का जो लॉस हो जाता है उसको फिर से गेन करने के लिए, ठीक है। ये 2 कुछ ट्रीटमेंट है। फिलहाल फिर मैं आपको बताता हूँ, आपके पेपर में कभी भी पेपर वगैरह नहीं पाया जाता है, लेकिन ड्रेस सिंड्रोम ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ड्रेस कुछ कपड़े से मिलता जुलता टर्म है। न्यूज़ में रहा, मुझे लगा क्या पता ये क्वेश्चन आ ही जाए। रिसेंटली हाल में ड्रेस सिंड्रोम न्यूज़ में रहा, क्या है ये, ऐसा कुछ कह के UPSC दे देता है, तो ये आपके लिए बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उस कमीशन के बारे में जो मैं आपसे कह रहा था, इंडियन फार्माकोपिनिया कमीशंस, उसका रोल क्या है, जिसने ड्रेस सिंड्रोम के बारे में बताया है किस तरीके से क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं पेन किलर लेने में, इस तरह की दिक्कतें जो हो रही हैं। देखो, अगर IBC के बारे में बात करें तो ये एक तरह का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त इंस्टीट्यूशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूशन काम करता है। ये सारे के सारी जो दवाइयाँ होता है उसका एक स्टैंडर्ड बनाता है, साथ साथ डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पब्लिश करता है, दवाइयों के बारे में उनकी जानकारी देता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि ड्रग को आइडेंटिफाई कर उसका एक स्टैंडर्ड बनाता है, किस तरह की दवाइयाँ किस स्टैंडर्ड पे बननी चाहिए। और साथ साथ जो IP रेफरेंसेस होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह की बात करें तो सब्सटेंसेस वगैरह में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई, जैसे कोई मेडिकल में कोई दवाइयाँ बनती हैं तो उनका जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होता है उसको लेकर भी ये काफ़ी टेस्टिंग और वेरीफाइंग वगैरह, प्योरिटी ऑफ ड्रग्स की टेस्टिंग भी करता है, कहीं कोई मिलावट नहीं, या फिर ऐसा है कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कोई दवाइयाँ हैं उसका कोई उल्टा पुल्टा मिश्रण किया जा रहा हो, या फिर जेनरिक बनाने की कोशिश लोग कर रहे हो जबकि अभी उसका पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमने पीछे के डिस्कशन किए हैं। कोई भी दवा जेनरिक मेडिसिन बनने के पहले उस दवा का पहले पेटेंट एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है।
तो काफ़ी हद तक इसके काफ़ी सुपरविजन है, क्योंकि सप्लाई आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस, आईबीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रेफरेंस सब्सटेंसेस वगैरह को भी चेक करता है कि ऐसा ना हो कोई उस तरह की चीज़ों को, केमिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहा हो, क्योंकि जो कंपनियां कोई दवा बनाती हैं उन कंपनियों को एक निश्चित समय के लिए उनका पेटेंट राइट दिया जाता है।